हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम आपकी कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण की वर्कशीट संख्या 4, 5 और 6 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 की जो वर्कशीट थी 1, 2 और 3 उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उन क्लास को जरूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम आपकी वर्कशीट के कार्यपत्रक 4, 5 और 6 की। तो देखें, सबसे पहले है अम्ल, क्षारक एवं लवण, कार्यपत्रक नंबर 4। पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने कि नींबू के पानी में होता है, यानी नींबू के पानी में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको बताना है। तो आप सब जानते ही होंगे कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा और बाकी जितने भी खट्टे पदार्थ है उन सब में क्या पाया जाता है, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने टॉर्टरिक अम्ल। तो टॉर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली के अंदर टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो मानव में जठर रस होता है, ठीक है, कौन सा रस, जठर रस, अग्नाशय से स्रावित जो जठर रस होता है उस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर बात करें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आया समझ में? इसी तरह अगर पूछा होता कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर छिट्टी के डंक में, छिट्टी या मधुमक्खी के जो डंक होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कह लो या इसी का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है, मेथेनोइक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है, छिट्टी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। फिर जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे जो पिए जाने वाले पदार्थ, पेय पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कार्बोनिल अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिल अम्ल। ठीक है। इसके अलावा बात करें टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाए जाने वाले क्या है, जो अम्ल है वो विभिन्न पदार्थों में पाए जाते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में इन पदार्थों का यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। ये तो आप सब जानते होंगे अच्छी तरह कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो देखें, सबसे पहला अंतर है कि जो अम्ल है, अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। वही जो क्षार है वो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं। ये पहला अंतर। दूसरा, अम्ल का जो pH मान है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो pH मान है वो क्या होता है, वो 7 से अधिक होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, थोड़े कसेले या कड़वे होते हैं। ठीक है। चौथा अंतर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये हो गए अम्ल और क्षारक में महत्वपूर्ण अंतर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो हमारे पाचन तंत्र के आमाशय में जो जठर रस होता है उस जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, स्रावित होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा प्रश्न है, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र लिखिए। तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसका सूत्र है H3O+। क्या है, H3O+। ये हो गया आपके सूत्र हाइड्रोनियम आयन का। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व pH के मध्य क्या संबंध है। तो देखें, pH स्केल के अंदर जो मान होते हैं वो कहां से होते हैं, 0 से लेकर 14 तक। कहां तक, 0 से लेकर 14 तक। और बीच में कितने नंबर का होता है, 7। 7 क्या दर्शाता है, उदासीन लवण को, यानी वो न तो अम्ल है और न ही क्षार है। 7 से जो कम मान है
वो किसको दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति को। किसको? अम्लीय प्रकृति को। और 7 से 14 तक का जो मान है वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है? वो क्षारीय प्रकृति। तो देखो हाइड्रोजन आयन है, तो जैसे जैसे हम 7 से नीचे की ओर बढ़ेंगे, 0 की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो अम्लीयता का गुण है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? अम्लीयता का गुण क्या होता है? बढ़ता है। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान क्या होगा? उतना ही कम होगा, क्योंकि वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और 7 से 14 की ओर जैसे हम बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और ज्यादा क्या होगी? कम होगी। और जैसे जैसे सांद्रता कम होगी उसका क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो अगर अधिक है तो उसका पीएच मान का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जो सांद्र अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 2 के समीप होता है। इसका मतलब उनमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो काफी अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएच मान कम होता जाएगा, क्योंकि अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी वैसे वैसे उसका क्षारीय गुण बढ़ेगा, यानी पीएच मान क्या होगा? पीएच मान अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने दिया गया है, ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो देखो, तो ताजमहल का रंग है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण, उस प्रदूषण के कारण वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती है वो गैसें क्या करती है? जैसे सल्फर ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के द्वारा फैलने वाली गैस है। ये क्या करेगी? ये जो वायुमंडल में जाएगी तो ऑक्सीजन या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी? और बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यही सल्फर डाइऑक्साइड आगे चलकर क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोनिक अम्ल, ठीक है, ये बनाते हैं और ये फिर अम्लीय वर्षा के कारण धरती पर आते हैं। तो ताजमहल के पीला होने का जो कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो किसके कारण बनता है? जो कि अम्लीय वर्षा के कारण बनता है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के केस में बनता है। और उस वजह से जो ताजमहल के संगमरमर का रंग है वो क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। तो आपको नाम याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है, अम्लीय वर्षा होती है प्रदूषण के कारण। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है वायुमंडल में हानिकारक गैसों की उपस्थिति क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और जब वायुमंडल में हानिकारक गैसों की उपस्थिति बढ़ती है, जिसमें सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें क्या करती है? फिर वर्षा के समय वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, अलग अलग प्रकार के अम्लीय पदार्थ बनाती है। और वही जब अम्लीय पदार्थ वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं तो फसलों को, घरों को और अन्य चीजों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अगर आपको इतना पूछा है कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है तो आप कहोगे कि प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल को समझाइए। पीएच स्केल को समझाइए। तो देखें, पीएच स्केल है वो क्या है? एक मापक स्केल है जिसकी मदद से किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता को क्या किया जाता है? मापा जाता है। यानी कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसकी जांच करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। यानी इसकी जो परिकल्पना है या इसका जो आविष्कार है वो सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल में जो पी का मतलब है, पी का मतलब है शक्ति से और एच का मतलब किससे है? हाइड्रोजन की सांद्रता से। पी का मतलब किससे है? पी का मतलब पावर यानी शक्ति से है और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। अब इसकी जो प्रास है वो कितनी होती है? 0 से लेके 14 तक। यानी जो स्केल है इस पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक। 7 नंबर पे कौन होते हैं? उदासीन, जो न तो अम्ल है न ही क्षार है। 0 से लेकर 7 तक जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति है और 7 से लेकर 14 तक है वो क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, तो 7 से कम मान वाले जितने भी विलयन है वो अम्लीय होंगे, 7 से अधिक वाले सारे विलयन कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के। और जिसका पीएच मान 7 है वो कौन सा होगा? वो उदासीन होगा। कौन सा होगा? उदासीन होगा। तो ये था आपका पीएच स्केल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमारे मुंह में लार का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे मुंह में लार का जो पीएच मान है वो लगभग 7.8 के समथिंग होता है। कितना होता है? 7.8 के समथिंग, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। अगला है दांत के ऊपरी आवरण का नाम बताओ। तो दांतों का जो ऊपरी आवरण है वो किससे बना होता है? वो इनेमल से बना होता है। किससे बना होता है? इनेमल से। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको याद रखना है दांत का जो ऊपरी आवरण है वो इनेमल का बना होता है। ये शरीर का सबसे क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 4 आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 5 की। तो देखिए पहला प्रश्न है, जो सारक है वो विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? तो हमने पढ़ा था कि सारक विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि जो अम्ल है वो विलयन के अंदर कौन से हाइड्रोनियम आयन की उत्पत्ति करते हैं? कौन से आयन की? हाइड्रोनियम आयन की उत्पत्ति करते हैं अम्ल, और सारक हाइड्रो ऑक्साइड आयन की उत्पत्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सारक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं सारक की। तो सारक की विशेषता क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। ये आपकी सारक की विशेषताएं होगी। अब प्रबल सारक के उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये प्रबल सारक है। दुर्बल सारक की बात करें तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका दुर्बल सारक है। फिर बात करें सारक और सार में अंतर क्या है? तो सार कहते हैं जल में घुलनशील सारक को, वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको कहते हैं सार। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सब क्या है? सार है। फिर बात करें लवण की। लवण किसे कहते हैं? तो अम्ल और सारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का। जैसे कुछ उदाहरण सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये कुछ लवण के उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में क्या करते हैं? आयनीकरण करते हैं, यानी आयनीकृत होते हैं। और कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इस वजह से अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन कर पाता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल का जब जल के अंदर विघटन होता है तो किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। इस वजह से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर बताइए। तो देखें, प्रबल अम्ल वो अम्ल है जो जल में पूर्णता यानी पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विघटित या आयनीकृत होकर कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर क्या करते हैं? पूर्ण रूप से घुलकर या आयनीकृत होकर अधिकतर यानी बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, और ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं? फिर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं आयनीकृत होकर, और जल में घुलकर फिर बनाते क्या है? तो वो फिर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। फिर बात करें दुर्बल अम्ल, तो नाम से पता चल रहा है दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में अंशतः का मतलब आंशिक रूप से आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और क्या करते हैं? जल में अंशतः यानी आंशिक रूप से आयनीकृत होकर क्या कराते हैं? कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। वो कहलाते हैं आपके दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किसके उदाहरण है? प्रबल अम्ल के। वही बात करें दुर्बल अम्ल की, तो इनके अलावा जो अम्ल है ना, इनके अलावा जो अम्ल है जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये सब कौन से अम्ल है? वो सब दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए प्रबल अम्ल दुर्बल सारक। तो देखो pH स्केल फिर से बना देता हूं आपके सामने आपको समझाने के लिए। pH स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक। 7 नंबर कौन सा होता है? उदासीन। 0 से 7 कौन सा होगा? अम्लीय। 7 से 14 कौन सा होगा? क्षारीय। ठीक है, 0 के जितना करीब होगा उतना प्रबल अम्ल होगा,
और 14 के जितना करीब होगा उतना प्रबल सार होगा। तो देखें, प्रबल अम्ल प्रबल सारक दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लवण या उदासीन लवण। ठीक है, लवण और जल, उसका मान किसके बराबर होता है, एग्जैक्ट 7 के बराबर। लवण का मान कितना होता है, उदासीन लवण का मान 7 के बराबर होता है। देखो प्रबल अम्ल है मतलब 7 से कम होगा, 7 से कम यानी कि ये वाला भाग हो गया। फिर प्रबल सारक यानी 7 से ज्यादा। आया समझ में, प्रबल अम्ल प्रबल सारक, और जब एक जैसे अम्ल और सारक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। फिर प्रबल अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम, यानी कि 7 से कम ऑप्शन 2। प्रबल सारक मतलब 7 से ज्यादा, तो ये ऑप्शन, ये आपको आपस में मिलान कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है। तो जब मधुमक्खी या चींटी काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस वजह से जहां पर ये चींटी या मधुमक्खी काटती है वहां पर उस डंक में ये अम्ल क्या करती है, वो छोड़ती है। इस कारण से हमें वहां पर कुछ समय के लिए दर्द और जलन का महसूस होती है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सस्ता केक पसंद करते हैं, इसके लिए जो कुक हैं वो कौन सा रसायन काम में लेते हैं, नाम लिखिए। तो जो केक होता है उस केक को बनाने में बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, केक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, Na2CO3 में, जो कि कैसा होता है, जो कि स्वाद में कड़वा होता है। अतः जो केक है वो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद कड़वा हो जाता है। क्या समझ में आया, केक को बनाने में बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सूत्र जिसका NaHCO3 है। जब इसको गर्म करते हैं केक को बनाने के लिए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। और इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद होता है कड़वा। इस वजह से केक बनाने के कुछ समय बाद वो केक स्वाद में कैसा लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का पहले तो निर्माण कैसे होता है, तो जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, क्लोरीन के साथ। तो क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, CaOCl2, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो ये सूत्र हो गया आपके विरंजक चूर्ण का। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है। उपयोग, पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के जो कपड़े होते हैं उनके विरंजन के लिए, उनको विरंजन का मतलब उनको रंगीन बनाने में। अगला, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। अगला, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं और हाइड्रोजन की मात्रा में क्या करते हैं, कमी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपचायक। फिर पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र और उसके उपयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कार्यपत्रक 6। ठीक है, कार्यपत्रक 4 और 5 की चर्चा हमने कर ली। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 6 की चर्चा। पहला प्रश्न है, सांद्र अम्ल से जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है। तो जब सांद्र अम्ल में हम जल मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी विक्रिया होती है, वहां पर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इस वजह से वो मिश्रण क्या होता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूध के दही में जमने पर पीएच के मान में क्या चेंजेस आते हैं। तो जब दूध दही बनता है तो पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, देखें तो ताजे दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 6 के करीब होता है। ताजे दूध का जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 6 के आसपास होती है। और जब ये दही बन जाता है तो क्या हो जाता है, अधिक ज्यादा अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने का मतलब ज्यादा खट्टा हो रहा है।
और जब ज्यादा खट्टा होगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और उसका पीएच मान फिर क्या होगा, ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा खट्टा होगा तो ज्यादा अम्लीय होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, आगे क्लोर सार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्लोर सार अभिक्रिया या प्रक्रिया क्या होती है आपको बताना है। तो देखिए, जब साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। मतलब NaCl में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको जल के अंदर घोला जाता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2। क्या बनाता है, NaOH। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर सार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पहले वियोजित हो जाता है और फिर किसका निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद है वो क्लोरीन कैसा कहलाता है, क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। यानी इसमें से जो क्लोरीन है आपका, क्लोरीन कौन सा पदार्थ है, क्लोर, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कौन सा पदार्थ है, क्षारीय। और ये सभी उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से क्या होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसे कहा जाता है क्लोर सार अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता, जो जल काफी कठोर होता है, कठोर प्रकृति का होता है, उसको हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है Na2CO3। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला, कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो जो जलीय कॉपर सल्फेट है वो जो विलयन है, जो जलीय कॉपर सल्फेट होता है वो विलयन इस रूप में रहता है। जलीय कॉपर सल्फेट है वो विलयन के रूप में इस रूप में रहता है, CuH2O4SO4। ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो फिर इन आयनों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, CuH2O4 2+ कॉपर सल्फेट जब जल के अंदर घुल जाता है तो फिर इस आयनों का क्या करता है, वो निर्माण करता है। ठीक है, और इन आयनों की वजह से जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग नीला होता है। आया समझ में। जो जलीय कॉपर सल्फेट है वो विलयन के रूप में इस रूप में रहता है, और ये जब जल के अंदर घुलता है तो इस प्रकार के आयनों का क्या करता है, निर्माण करता है। और इन आयनों की मौजूदगी के कारण ही कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है उसके अंदर उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कि जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखें, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, CaSO4 2H2O। क्या बनता है, जिप्सम बनता है, और साथ में क्या बनता है, आपका जल बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है और जल बन जाता है। तो ये सूत्र हो गया आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है, जिसका सूत्र है CaHO4 2H2O। ठीक है, और ये लगभग आधे घंटे के अंदर जमकर क्या बन जाता है, काफी ठोस पदार्थ बन जाता है। अगला, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि जब जो अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि जब अम्ल को जल के अंदर घोला जाता है तो वह हाइड्रोनियम आयन की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। ठीक है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है उसके द्वारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं किए जाते। जल की अनुपस्थिति में अम्ल के द्वारा हाइड्रोनियम आयनों की उत्पत्ति नहीं की जाती। इस वजह से जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है उसका व्यवहार अम्लीय प्रदर्शित नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम क्या है। तो उसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaOH2। क्या है, CaOH2।
टू, इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। पहला दही, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इनका आपस में मिलन कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के कार्यपत्रक 4, 5 और 6 के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।